ओके, गुड इवनिंग। हम लोग क्लास 8 का जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे, 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 4-5 क्वेश्चन है बच्चों का, पहले वो सुन लिया जाए। सबसे फर्स्ट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है रंग भेद, रंग के आधार पे भेदभाव करना, उसे बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिशर्स वाइट को, जो उनके लोग थे, उनको आर्मी वगैरह में भी ज़्यादा वैल्यू देते थे, और हम लोग इंडियंस, चूँकि हम लोगों का रंग क्या चीज़ था, काला था, या उनके अकॉर्डिंग हम लोग ब्लैक थे, तो ऐसे में वो हम लोगों को क्या करते थे, उतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हो गया। चलिए नेक्स्ट पूछा, बैड गवर्नेंस। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को अपने में मिलाने के लिए एक से एक पॉलिसीज अपनाई। उसी में से 2-3 फेमस जो पॉलिसीज थे, उसमें से एक था क्या चीज, बैड गवर्नेंस का। बैड गवर्नेंस में क्या, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आया था राज्य हड़प नीति में सब्सिडियरी अलायंस। इसको लाने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 तक वो इंडिया का रहा यहाँ का गवर्नर जनरल। उसने 1798 में ये पॉलिसी लाई। कौन सी पॉलिसी? सब्सिडियरी अलायंस। इसके तहत क्या होता था कि अगर आपने सब्सिडियरी अलायंस मान लिया, अगर आप उसके मेंबर बन गए, तो इस अलायंस के तहत आपको अपनी सेना को भंग करना पड़ता था। आप ब्रिटिशर्स वाले कुछ सेना आपको देंगे, वो सेना आपके यहाँ रहेगी, ठीक है। उस सेना का खर्च वगैरह आप निर्वाह करोगे, मतलब जो राजा जिसके लिए वो सेना काम करेगी वो निर्वाह करेगा, ठीक है। खर्च किसका? सैनिकों का। जरूरत पड़ने पे वो सेना, अगर कोई बाहरी राज्य से अटैक होगा तो वो सेना आपके लिए लड़ाई करेगी, ठीक। बाहरी राज्य से अटैक होगा तो वो सेना आपके लिए लड़ाई करेगी। नेक्स्ट, अगर आपको किसी बाहरी राज्य पे अटैक करना है तो आपको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। किससे? इससे हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। लाने वाला लॉर्ड वेलेस्ली, सबसे पहले मानने वाला निजाम, फिर अवध, ये सब गद्दार निजाम, ठीक है, गद्दार है तो तुम नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा, तो निजाम और साथ में कौन सा, अवध, ये सब बाद में बहुत सारे राज्य उसको मान लिए। चलिए नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजों ने तीसरी जो हड़प नीति अपनाई, पहली थी सब्सिडियरी अलायंस, सेकंड थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, थर्ड में उन लोगों ने अपनाया था इसको बैड गवर्नेंस। तो सेकंड नंबर पे उन्होंने अपनाया किसको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। लॉर्ड डलहौजी ऐसे इंडिया में बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया, जैसे रोड बनाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। किसने बनाया? इंडिया में पहली ट्रेन जो चली उसी के टाइम पे चली। किसके टाइम में? लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने, एक शहर पड़ता है महाराष्ट्र में थाने, मुंबई से थाने ट्रेन चली थी। लगभग 34 किलोमीटर के अराउंड वो ट्रेन चली, ठीक है। एट प्रेजेंट में थाने, जो मैंने आपको बोला महाराष्ट्र में, वो क्या चीज़ है, इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। एक अकेला जिला जिसका जनसंख्या 1,13,00,000 के अराउंड है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में 13 लाख में 25 जिला है, 3 और बनाना चाहता है, ठीक है। और मुंबई के थाने में 1,13,00,000 में एक जिला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 60 विधानसभा MLA का सीट। चलिए ये समझ में आ गया ना आपको। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये सेकंड पॉलिसी था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया हुआ। इस पॉलिसी के तहत क्या था, अगर आप राजा को अपना बेटा नहीं होगा, तो वो राज्य राजा के मरने के बाद या रानी के मरने के बाद किसका हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। इसके तहत अंग्रेजों ने सबसे पहले सतारा नेम का एक जगह था, कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही, पुणे के पास है, उसको अपने में मिलाया। फिर संबलपुर, झांसी, कानपुर, इन सबको अंग्रेजों ने मिलाया। 1856 के अराउंड में अंग्रेजों ने एक नई पॉलिसी चली, जिसे हम लोग बोलते हैं बैड गवर्नेंस की पॉलिसी। कौन सा? बैड गवर्नेंस। इस बैड गवर्नेंस की पॉलिसी में क्या था कि अंग्रेजों ने कुछ उन राज्यों पे भी अटैक करना स्टार्ट किया, एक तरह से उनको गिराना स्टार्ट किया या अपने मिलाना स्टार्ट किया, जिन राज्यों में उनको लगता था कि वहाँ के राजा सही से रूल नहीं कर पा रहे या सही से नहीं चला रहे उन राज्यों में। तो ये था क्या चीज, बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस के तहत अंग्रेजों ने जो राज्य को हड़पा, वो अवध था। वहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह था, चूंकि वो मनमौजी था
भोग विलास में रहता था, इसलिए अंग्रेजों ने उसे पकड़ के कोलकाता लेके गए, बाद में उसे मार दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ के सैनिक और ये सब लोग, जबकि ठीक है राजा मेरा खराब है, बट अगर ब्रिटिशर आ जाएगा तो वो अलग अलग तरह का टैक्स लगाएगा। हम लोग राजा के साथ रहने को आदी हो गए, वो टैक्स कभी माफ भी कर देता था, लेकिन अंग्रेज कभी भी टैक्स माफ करने के लिए स्टार्टिंग में तैयार नहीं था। तो ये था सिस्टम ऑफ बैड गवर्नेंस। और कोई डाउट? ये कंटिन्यू 1798-99 के अराउंड से स्टार्ट हुआ और तब तक चला जब तक कि पूरे इंडिया पे अंग्रेजों को कब्जा नहीं हुआ। आजाद नहीं हुआ। आजाद नहीं, कब्जा। आजाद तो तुम 47 में हो। सर अंग्रेज भी नजामुद्दीन को तेरे टाइम में वो हॉर्न बजा दिया लखनऊ में मारा था। अंग्रेज अंग्रेज मारा था उसको, क्या नाम था? नवाब। नवाब वाजिद अली साहब को लखनऊ में नहीं मारा, उसको लेके कोलकाता है, बाद में यहाँ पे उसको मारा गया, फांसी दी। अंग्रेज हाँ हो गया, यस चले आगे। अब यस इन समझ में आया जी? आ गया। अच्छा आएगा एग्जाम तब बताएंगे आगे। चलिए मुझे लगता है हम लोग पहुंच गए थे। अब म्यूटनी बिकम्स ए पॉपुलर रिवेलियन, यही पॉइंट था टॉपिक। ये पढ़ाने वाले। यस आई रिमेम्बर। दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। स्ट्रगल जो रूलर्स के बीच में है और रूल्ड का, वो अनयूजुअल नहीं है। हर जगह आप देखते हो जो लोग सरकार से इन सब से पीड़ित रहता है वो क्या करता है, सरकार के खिलाफ धरना करता है या लड़ता है। छोड़ो सब चीज को, कंसंट्रेशन है। Sometimes such struggle become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state breaks down. कभी कभी कुछ आंदोलन इतने सफल होते हैं और इतने जबरदस्त तरीके से फैलते हैं कि कितनी बार तो सरकार को ही हटा देता है। ठीक है। A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. ऐसे आंदोलन में बहुत बड़े संख्या में लोग एक कॉमन दुश्मन की पहचान कर लेते हैं कि हाँ हम सबका दुश्मन इधर। ठीक है, तो अब सब मिल के उस पर लग जाएंगे। For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. अब सपोज करो अभी लखीसराय में एक रेपिस्ट पकड़ा है, ठीक है, तो लोग सबके मन में उसके लिए गुस्सा रहेगा। अब अगर वो पकड़ा गया रोड पे और सब लड़कियों को तंग करता था, स्कूल की लड़कियों को, तो तब तो सब मारेगा गार्जियन उसको, तो सबका कॉमन दुश्मन हो गया। तो कॉमन दुश्मन हो गया तो इसमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को पहले आगे आके बताना पड़ेगा लोगों को, ये ऐसा है, लड़ाकू था, ये था, वो था। ठीक है, तो एक किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बाकी सबको समझाएगा, आप लोग भी सब आ जाइएगा, इस टाइम में वो रेपिस्ट जाएगा, हम लोग को पीटना है उसको, आएगा ना, तो टाइमिंग बिठाएगा सब, ऐसा ये सब करेगा। सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857। 1857 में ऐसे ही कुछ हालात भारत के उत्तर साइड में था। 100 years ऑफ कन्क्वेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेज लोग 1757 से रूल कर रहे थे अपने इंडिया पे, लगभग बैटल ऑफ प्लासी के बाद। अब साल आ गया था 1857 का, मई 1857। 100 साल से लगभग अंग्रेज रूल कर रहे थे और उनके रूल से हमारे भारत में कोई भी खुश नहीं था। ठीक है, सिपोही म्यूटरीड इन सेवरल प्लेसेज। सिपाही ने म्यूटरीड मीन्स होता है विद्रोह करना, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, मेरठ से ये स्टार्ट हुआ और ये आगे बढ़ते गया। और ऐसा भी माना जाता है इंडिया में या कॉलोनिज्म में, कॉलोनिज्म समझते हो, कॉलोनिज्म मतलब कॉलोनीज, जितना देश पे इंग्लैंड कब्जा किया, इंग्लैंड 108 देश पे शासन किया था। फ्रांस कितने तुम लोग को पढ़ा है, फ्रांस कितना 53 पे फ्रांस किया। ऐसे ही पुर्तगाल, स्पेन, डच, डेनिश, डेनमार्क, जो कुछ भी है, ये सब के सब कुछ ना कुछ कंट्रीज पे क्या कर चुके थे, कब्जा कर चुके थे। तो ऐसे में अगर कोई देश, सपोज करो अभी इंडिया को छोड़ के और जाके उधर न्यूजीलैंड पे कब्जा कर ले, तो न्यूजीलैंड हमारे लिए कॉलोनी हो गया। हम लोग तो ओरिजिनल मालिक है ना, न्यूजीलैंड हमारे लिए क्या हुआ, कॉलोनी। ठीक ऐसे इंडिया पे कब्जा इंग्लैंड किया, तो इंग्लैंड के लिए हम लोग क्या थे, कॉलोनी। कॉलोनी क्या होता है, सिंपली अगर एक ताकतवर पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी नए एरिया में जाके उस जगह के पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में करता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कॉलोनीज या कॉलोनीज। समझ में आया क्या? एक ताकतवर सरकार
अपना जगह छोड़ के किसी नए एरिया में गया और वहां के पॉलिटिक्स पे कंट्रोल कर ले, राजा राजवाड़ा कौन बनेगा क्या बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनिस्ट। ठीक, नहीं समझ में आ रही? सुनिए, तालिबान एक आतंकवादी ग्रुप है जो ओसामा बिन लादेन बनाया था। अल-कायदा, तालिबान, ये सब ये मुस्लिम मतलब एक तरह का जिद्दी टाइप का जो होता है ना ग्रुप, अपने बात को सिर्फ मानने वाला वो है। अफगानिस्तान में था, जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में डेरा डंडा डाल के चला, अफगानिस्तान का हालात अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। मात्र 1 महीने मतलब 1-1.5 साल पहले अमेरिका वहां से फोर्स हटाया और छोड़ दिया जगह को अफगानिस्तान को, क्या वहां पे सरकार बन रही है, राष्ट्रपति आ गया, ये सब। नतीजा क्या हुआ, खतरनाक तरीके से तालिबान घेर लिया। उसका राष्ट्रपति कल बोला था कि आप और हम आइए साथ में मिलकर रूल करेंगे, देश पे कंट्रोल करेंगे। वो सब कट्टर टाइप का, वो हथियार लेके बात करता है, वो बोली बात से नहीं सुनता है। और वो लोग क्या किया, 150 किलोमीटर दूर था काबुल से, पूरे काबुल शहर पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। कल परसों राशिद खान जो है क्रिकेटर, बॉलर, बहुत अच्छा बॉलर, स्पिनर, वो रिक्वेस्ट किया था पूरे दुनिया से, हम लोग को अकेला मत छोड़िए, हमारा देश बहुत खतरे में है, हमारे यहाँ बच्चे औरतें ये सब बेमौत मारे जा रहे हैं, इसको बचा दीजिए। और अभी हाल फिलहाल में तुमको बताए थे ना, अफगानिस्तान टीम का क्रिकेट जो अथी था स्टेडियम, उसके पास एक भी नहीं था। वो क्रिकेट स्टेडियम हमारे इंडिया में पहले लखनऊ में और बाद में देहरादून में खेलता था, ठीक है। देहरादून का क्रिकेट स्टेडियम भारत सरकार उसी को दे दिया था कि तुम अपना मैच करवाओ, यहाँ पे वही करवा रहा था अपना मैच। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम खेलता था और होम ग्राउंड उसका कहाँ था, भारत में, क्योंकि वहां पे आतंकवादी का समूह वगैरह था। अभी बेचारा कुछ दिन पहले 6 महीना पहले वहां पे बनाया ही था स्टेडियम। आप कहाँ से, आप जब अच्छी नहीं बचा, और तालिबान जो चाहेगा वो कीजिए। देखिए आप स्वतंत्र अगर है तो आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है जी। अभी अब तुम यहाँ पढ़ने आ रहे हो, कुछ जबरदस्ती तो नहीं कहता कि नहीं दूसरे पास नहीं जाओ, दूसरा बदल दो, फ्री हो। स्वतंत्र का यही फायदा है, हम जो करना चाहेंगे अपनी मर्जी से। लेकिन जब तालिबान कब्जा कर लिया तो वो जिस प्लेयर को बोलेगा वो खेलेगा, जिसको बोलेगा वो हटेगा, मेहनत का कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। जिसको वो लोग बड़ा आदमी तालिबान का बड़ा आतंकवादी सब बोलेगा वो सुना जाएगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है जान रहे तेरा, नहीं रहे मर जाओ, कुछ भी हो जाए, शहीद हो जाओ, सब चलेगा, लेकिन देश को टिकना चाहिए, देश रहना चाहिए। तो उस पर केस नहीं हो सकता? किस पे केस, जिसके पास इतना हथियार है, इतना हथियार जितना अफगानिस्तान के सेना के पास नहीं। यूएन कुछ नहीं कर सकता। यूएन कर सकता है अगर लोग वहां का रिक्वेस्ट करेगा तो, फिर अमेरिका घुस जाएगा, फिर मारेगा सबको, फिर भगाएगा। लेकिन इस बार क्या, चाइना उसके साथ हो गया, इस बार क्या, पाकिस्तान उसके साथ हो गया, तालिबान के आतंकवादी ग्रुप के। इंडिया क्या कर रहा है सब? इंडिया कुछ नहीं, जब उधर पाकिस्तान लड़ने जाएगा तो हम लोग इधर से चुपके से लाहौर अपने में ले लेंगे। और क्या, हम लोग भी आज ही पढ़ के हम आए हैं कि लाहौर स्टेशन जो है, इंग्लिश में भी लाहौर लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, पंजाबी में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। लाहौर शहर में ज़्यादातर हिंदू ही थे, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ये सब कहाँ के थे, लाहौर के थे। लेकिन आज़ादी के बाद वहाँ चल गया, इतने हिंदुओं को मारा गया, 50 लाख के लगभग लोग बोलता है अंदाजा हिंदू मारा। 2 करोड़ लोग का, 6 करोड़ का घर द्वार छीनाया और 50 लाख लोग मारा। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ये दावा किया है कि भारत में आजादी के बाद कभी भी इतने बड़े संख्या में लोग नहीं मरे जितना कोरोना से मरा है। ठीक है, कोरोना में तो आपको दिखाने के लिए बोला गया 3,50,000 4 लाख के लगभग लोग मरा है, लेकिन रियलिटी ये है, लोग बोलते हैं कि 10 गुना मरा है। 10 गुना कितना सही है ये तो नहीं, हमको आस पड़ोस को देख के तो नहीं लगा कि 10 गुना मरा है, सुने 5-7 को मरा है आजू बाजू। हाँ सब ठीक हो जाता। तो हम बिहारी हैं हम लोग, क्या जी तुम बिहारी का इतना अच्छा पहचान दे रहा है, आया मास्क लगा के, हिम्मत है तुम्हारा। देखो नहीं आओ कल से, तब और डंडा मारेंगे। नेक्स्ट, द बैटल इन द कैवलरी लाइन। अब ध्यान दीजिएगा, 3-4 चीज होता है। इन्फेंट्री, अगर वर्ड है इन्फेंट्री, INFANTRY, इन्फेंट्री मीन्स होता है पैदल सेना। अगर वर्ड है कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार। अगर वर्ड है आर्टिलरी, आर्टिलरी मतलब होता है तोप वगैरह, टैंक, ये सब रहेगा। ध्यान, क्या क्या बोले, इन्फेंट्री आर्टिलरी का सही है। इन्फेंट्री कैसी सेना,
पैदल से। आर्टिलरी, तो हाँ ये तो पे आर्टिलरी। और कैवेलरी, इसी कैवेलरी में बालू में अगर सेना है तो वो क्या करेगा? ऊंट का यूज करेगा, करेगा ना जी? तो उसको वो नीचे वाला बोलेंगे। हाँ कैवेलरी का ही पार्ट में ऊंट भी आ जाता है, बट जनरली हर जगह घोड़ा चलता है इसलिए घुड़सवार बोलते हैं। चलो आज थोड़ा सा तुम लोग को सेना के बारे में बताते हैं, ठीक है? आज थोड़ा सा तुम लोग को सेना के बारे में बताते हैं। चलिए पहले हम लोग देखें, आप सुनते जाइएगा, लिखना कुछ नहीं है अभी। हम लोग इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में देखें। हमारे यहाँ मेन डिफेंस फोर्सेस को 3 पार्ट में बांटा गया। एक तो हो गया आर्मी, पैदल सेना, नेवी, जल सेना, और एक एयरफोर्स, वायु सेना। इंडियन आर्मी डे हम लोग हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं। इंडियन नेवी डे हम लोग हर साल 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो कष्ट नहीं, ऐसा क्यों सर? कुछ होगा स्पेशल डे, उसी समय से स्टार्ट हुआ। तब सबके पीछे तुम बर्थडे क्यों मनाते हो उसे? हम मुस्कुराए हैं। बस तो वही आया मना। अब चलिए, तो इंडियन आर्मी, नेवी और क्या चाहिए हो गया? एयरफोर्स। कितने पार्ट? 3 पार्ट। 3 पार्ट। अब ध्यान दीजिए, इंडियन आर्मी को 18 रेजिमेंट में बांटा गया। 18 रेजिमेंट। रेजिमेंट मतलब होता है बड़ा सा सैन्य टुकड़ी, बहुत बड़ा एक एरिया, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, महाभारत जो भी देखे हो, कौन देखा? अच्छा देखे तो कम। महाभारत करते कौन कौन हो घर में? सब ठीक करते नहीं हो भाई बहन? डेली चिल्लाती है प्लेट में वो ले लिया, ये ले लिया, अभी बाढ़ आ जाते सब प्लेट तैरेगा। चलिए करते जी महाभारत। ये भी बात सही है, भाई बहन का होना चाहिए तब ना महाभारत होगा। कुछ नहीं, अकेले हो, पिछले जन्म में सेल्फिश रही होगी, इसलिए कोई आगे पीछे लेके नहीं आई। करते हैं कि किस? अच्छा पापा से, ठीक। करता बहन से? सर वो वाला महाभारत थोड़ी करती हूँ। मारता है वो, उन्हें मारती है। कौन से क्लास में? एक आध साल के बाद लाना इधर, तब सिखाते हैं उसको। एकदम छोटी सी है। छोटा कुमार चलिए तब तुमको तुम्हारा भाई नहीं मारता है? हम भी लेते हैं। तो कितना रेजिमेंट है? 18। क्या हो? रेजिमेंट मतलब टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी। तो जब महाभारत देखोगे ना तो वहाँ पे कौरव और पांडव थे, उसका यूज है इससे, इसलिए बोल रहे हैं। कौरव पांडव थे, कौरव के पास 18 अक्षौणी सेना थी। 18 अक्षौणी मतलब लगभग 18 लाख सेना थी, और पांडवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी। अक्षौणी होता था एक सैन्य टुकड़ी, जैसे कुरु देश से आया, पंचाल देश से आया, एक अक्षौणी हुआ कुरु, एक पंचाल। उस जमाने में ये सब राज्य था। जैसे गांधारी को क्या बोलते, ये द्रौपदी क्या बोलते थे? पंचाली, क्योंकि उसका मायके कहा था? पंचाल राज्य। इसी तरीके से मगध से गया था जरासंध लेके, तो मगध का एक अलग हुआ मतलब वो अक्षौणी सेना। तो इंडियन आर्मी का जो सेना है वो पूरा कौरव पे बेस्ड है, कौरव पे बेस्ड है। 18 अक्षौणी था, तो जो ब्रिटिशर्स था वो भी 18 अक्षौणी सेना बनाया, ठीक है? अब 18 रेजिमेंट में सबसे पुराना है मद्रास रेजिमेंट। कौन सा? मद्रास रेजिमेंट। अब तो तुम जानते हो कि मद्रास का नाम भी बदल के क्या हो गया? चेन्नई। लेकिन अभी भी हम लोग इंडियन आर्मी में से क्या बोलते हैं? मद्रास रेजिमेंट। अब इसका ये नहीं मतलब कि मद्रास रेजिमेंट है तो सिर्फ मद्रास ही जाएगा। फिर है बिहार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट। इस तरीके से करके सब रेजिमेंट का अपना अपना स्पेशलिटी है। कोई रेजिमेंट पहाड़ चढ़ने में फेमस है, कोई रेजिमेंट जमीन पे लड़ाई करने में फेमस है, कोई रेजिमेंट अंडरग्राउंड माइंस, सुरंग ये सब बनाने में फेमस है। इसीलिए इंडिया में कितना रेजिमेंट बताया गया? 18 में एक अपना बिहार। अब बिहार रेजिमेंट में मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिहारी है, मैक्सिमम बिहारी होंगे,
बट कुछ इधर उधर राज्य के भी हैं। हम लोग का बिहार रेजिमेंट पिछले 2-3 साल से सेना में बहुत अच्छा मेडल लेके जा रहा है। जैसे अभी पिछले साल वहाँ पे पैंगोंग झील के पास आपसी लड़ाई हुआ था दोनों तरफ से, याद करो, हम लोग के सेना को मारा, हम लोग घुस के उसको मारे थे, नाक मुंह फोड़े, वो भी हम लोग का शहीद किया, हम लोग भी उसका 70-80 को मारे। तो जो वहां लड़ाई हुई थी, कौन सा रेजिमेंट लड़ा था? बिहार रेजिमेंट। कहीं पे किसी का पोस्टिंग हो सकता है, ये नहीं कि फिक्स है कि यहाँ पे तुमको देगा। आर्मी में कभी किसी को फिक्स नहीं रखता है, वरना वहां के लोकल से दोस्ती करके वहां भी बिहार पुलिस जैसा घुसखोरी शुरू कर देगा। कहीं लटाएगा 2 करोड़ बस, एक आतंकवादी भीतर, चाहे वो आतंकवादी उसी के बेटा को कहे भीतर में मार दे। लेकिन ऐसे इंडियन आर्मी बहुत प्योर है, बहुत कम, मिनिमम एकदम, अब सैकड़ा में भी नहीं, 1000 में एक आध करप्शन का चांसेस है, अदरवाइज बहुत ज्यादा यूनिटी और बहुत ज्यादा पैट्रियटिज्म। तो सबसे ओल्डेस्ट रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट। आर्मी के हेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जनरल। आर्मी के हेड को जनरल। चलिए ठीक। एक्चुअली पूरे इंडियन डिफेंस का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सबका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन आर्मी के हेड को क्या बोल दिए? जनरल। अच्छा, अब नेवी के जो हेड को बोलते हैं फील्ड मार्शल बोलते हैं। क्या चीज? फील्ड मार्शल। आपको पता है इंडियन नेवी का क्या काम है? इसका काम है देश के सीमा को समुद्री रास्ते से बचाना या समुद्र के थ्रू जलीय चीज से बचाना। और भारतीय नेवी के पास लगभग जो हमारे इंडिया का ये हिस्सा है, आपका गुजरात से लेके और पूरा वेस्ट बंगाल तक 6000 किलोमीटर लंबाई ये पड़ता है। और उधर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सारे टापू वगैरह को मिला दोगे तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर पूरा भारत का कोस्टल एरिया, समुद्री तट है। इतने तट पे पूरे ढंग से टेक केयर करना। और नेवी के हेड को क्या बोलते हैं? फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल को गड़बड़ लगा। एयरफोर्स के हेड को इसको बोलते हैं जी, ये होता है एडमायरल। क्या चीज? एडमायरल। वही कह रहे थे, उल्टा हम लिख रहे हैं। हम हर बार एयरफोर्स पढ़ाते हैं तब नेवी पढ़ाते हैं, यहाँ उल्टा लिख रहे थे इसलिए। नेवी के हेड को एडमायरल बोलते हैं और एयरफोर्स के हेड को बोलते हैं फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल। इसका काम आपको पता ही है, हवा मतलब एयर में हेल्प करके इंडिया को सिक्योर रखना। ठीक है, पिछले 2 साल पहले आपने अभिनंदन का सुना था। यस। था अभिनंदन? कौन था जी? सब शांत रहोगे। फाइटर प्लेन चला था। हाँ, फिर क्या हुआ उसका? पाकिस्तान में उसका प्लेन क्रैश हो गया। पाकिस्तान में गिर गया, लेकिन वापस आ गया कि नहीं? आ गया। आ गया। इंडिया का दबाव बना, वापस उसको भेजना पड़ा। किसको? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा बोलता है हम आपके यहाँ हमला नहीं किया, और पाकिस्तानी मानने को भी तैयार नहीं कि आप हमला करके मेरे सैनिक को मार दिए। ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान वो हम पे हमला करता है, इसका भी जिम्मेदारी वो नहीं लेता। हम उस पे हमला करते हैं, इसका भी सच नहीं बोलता है, वो बोलता भारत हम पे नहीं किया। ठीक है, मरता है। रीजन है, अगर वो ये बोलेगा कि हाँ हमला किए तो दुनिया का सब देश दबाव बनाएगा, यार तुम हमला काहे किया जब भारत शांति से है तो। और अगर वो ये बोल दे कि भारत हम पे हमला किया है तो उसका सब जगह बेइज्जती होगा, भारत इसको कुछ नहीं समझता, जब मर्जी तब हमला करके मार देता है। तो दोनों तरफ से सांप छुछुंदर वाला हालत है, ना वो गचता है कि हम हमला किए, ना ये गचता है कि हम तुम पे, मेरे पे तुम हमला पर किए। अगर वो बोल दिया ठीक है, अब हाँ? तो भारत को सब उसे पे एक बार बोल दे, वो तो जीव जीव चल देंगे, तो डब्बू छोड़ने लगे। चलो तो चलेगा जी, बाहर में परेशान उससे क्या अच्छा है, चल के देखेंगे, सब लेके आएंगे लाहौर, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। हम तो मोहनजोदाड़ो को घेर के बैठ जाएंगे। इस जगह के राजा हम थे, मेरा था। अब इधर जो घूमने आएगा 20 रुपए का टिकट लेंगे, 20 ही रुपया लेंगे बस सबको। आओ हड़प्पा का कहानी सुनाते हैं अंदर, एक साथ एक मीटिंग हॉल बनाएंगे, असेंबली हॉल, सबको बैठाएंगे, फिर कहानी पूरा हड़प्पा समझाएंगे। ठीक है, चलेगा जी सत्य? दोनों को मिलकर कमाएंगे। ठीक, तुम भी चलेगी पायल? अरे वाह, चलो 3। तुम लड़की को अरेंज करके अंदर बैठाना, तुम लड़का को, हम उधर भाषण देंगे। ठीक है, आई पैसा ही काट लेंगे। अरे गिर जाएगा यार, कौन ताकतवर हो रहा है? चलो शांति सर, ध्यान से सुनो, हो गया।
दीपा को भी कोई पोस्ट दे देंगे। मोहनजोदारो के साइड बाढ़ आया था तभी उधर बह गया था, दीपा के यहाँ भी अभी बाढ़ आया हुआ है। तो मोहनजोदारो की सदस्य नहीं रह पाएगी, बाहर निकल गए। चलिए छोड़िए, तो ये आप देख लिए। तो वैसे में ही अभिनंदन को पकड़ के तो ले गया, लेकिन अभी ये भी नहीं बोल सकता वो गलती से कि अभिनंदन मेरे पे अटैक किया, क्योंकि उसका बेइज्जती है। ये भी नहीं बोल सकता कि हम अटैक किए। तो लास्ट में इसी बेवकूफी की वजह कौन वो बोलेगा तो समझ रहे हो, इंडिया बाकी सब देश बोलेगा तब तो तुम ही चुहाड़ जैसा करता है, तुम्ही पे अटैक करेंगे। इसीलिए उसको ना अपने आप को बुरा दिखाना, ना आपको ताकतवर दिखाना, इसलिए ना बोलेगा अटैक होने पे भी और ना करने पे भी। समझ गए ना? कौन है सर? पाकिस्तान। अच्छा कंट्री है। ईरान ही सबसे टूटा था एक बार। चलिए हो गया। अब यहाँ आपने देखा तो इंडियन आर्मी यहाँ पे एंड हो गया। सॉरी, नेवी बहुत सारा शिप वगैरह है। एक बार 1971 की लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया था नेवी। 1971 की लड़ाई में क्या होता है, इधर है पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ ईस्ट पाकिस्तान, इधर से सेना लेके जाता था हम लोग का इंडियन नेवी, खास करके जो विक्रांत जहाज था इसका यहीं पे शिप डुबा दे, अरब सागर में डुबा दे, उसको पहुंचने ही नहीं दिया, इधर से इधर नहीं पहुंचने दिया, तो लड़ाई हम लोग जीत गए। वरना ये चाइना की मदद से बहुत अच्छा फाइटर प्लेन सब रख लिया था। कौन? पाकिस्तान। उसका साफ पर्पस से पढ़ाई हो ना हो, खाना खाए ना खाए, भारत को हराना है। ठीक है, इंडिया ग्रोथ नहीं करे। चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया। अब ये जो हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडियन एयर, सिर्फ इतना ही नहीं होता डिफेंस का पार्ट, ये हुआ सेंट्रल डिफेंस जिसके हेड प्रेसिडेंट है। मिटा दूं? वीडियो में आ जाएगा। अरे वीडियो नहीं आ जाएगा, मान लो वीडियो ही डिलीट हो जाता है। सर पाकिस्तान में जो एक वो एक बीच में टोन मत थी करो। पाकिस्तान में सर जो बाजवा है मतलब उसको हटा सकता है। आर्मी का हेड है वो हटा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? तो कैसे मतलब सर वहाँ का कैसे रूल बना है? कुछ नहीं, जो प्रेसिडेंट जो अच्छा नहीं काम कर रहा है प्रेसिडेंट वहाँ का हटा सकता है, लेकिन वहाँ का प्रेसिडेंट डरता है। चलिए आप देखिए, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय सुने हो ना? होम मिनिस्ट्री के अंदर इंडिया में 5 पैरा मिलिट्री फोर्सेज है। क्या चीज? अलग अलग चीज के लिए अलग अलग। सबसे पहले बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ। फुल फॉर्म आप वीडियो से लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। अब उसके पास भी फोन है ना? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री का प्रोटेक्शन करता है। जो भी सरकारी फैक्ट्रियां हैं उसके प्रोटेक्शन में कौन लगा होगा? सीआईएसएफ। अभी आप जाइए बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी, आप देखोगे यही सीआईएसएफ। जमालपुर रेलवे कारखाना चल जाइएगा, यही सीआईएसएफ है। एनटीपीसी चले जाइए, यही सीआईएसएफ है। तो सीआईएसएफ एक ऐसा फोर्स है पैरामिलिट्री में जिसका काम है फैक्ट्री को, एयरपोर्ट को, शिप को, बड़े रेलवे स्टेशन को, इन सबको प्रोटेक्ट करना। समझ में आ गया? सिर्फ रेलवे स्टेशन और यही सब नहीं, पार्लियामेंट हाउस को, उसके अलावा प्रेसिडेंट आवास को, तो ये सब भी ये लोग करता है। कौन सा? सीआईएसएफ। परमानेंट जमीन पे है, एक जगह टिका है, बाकी चीजों का रक्षा करेगा। एसएसबी सशस्त्र सीमा पर, ये मेनली बांग्लादेश और बर्मा, म्यांमार बर्मा, इन दोनों के बॉर्डर पे लगा हुआ। कौन? सशस्त्र सीमा पर। आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये आईटीबीपी अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, जिस 1962 में हम लोग चाइना से हार गए थे। 1962 में हम लोग चीन से हार गए, तभी ये बनाया गया आईटीबीपी, एक अलग डिपार्टमेंट। इसका मेन काम था चाइना के साइड के बॉर्डर पे टेक केयर करना, उस पर कड़ी पैनी नजर रखना। तो मेनली ये चाइना, थोड़ा बहुत नेपाल और भूटान, मतलब इंडिया का नॉर्थ साइड का
बहुत हद तक सिक्योरिटी ये देखता है आईटीबीपी, इस साइड का कौन देखता है एसएसबी। अब सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसमें फोर्स रखा जाता है किस पर्पस के लिए, जगह जगह पे इसका बना हुआ होता है हेडक्वार्टर। जैसे हमारे बिहार में 3-4 जगह कैंप है सीआरपीएफ का, एक तो जमुई है, एक हो गया पटना का है, उधर हो गया, ठीक है देख लीजिए, एक उस साइड उस पार में मुजफ्फरपुर या कहीं पे है, और एक यहाँ मोकामा में औंटा घाट, सुने हो कोई, मोकामा में औंटा घाट में सीआरपीएफ का कैंप है, कौन सुना? औंटा घाट में सीआरपीएफ का कैंप में। ठीक है, मोकामा के औंटा घाट में सीआरपीएफ का कैंप है। बुक वगैरह भी है तुम्हारा रखा हुआ? तो कैंप क्या अरे वो छोटा मोटा वाला बुक ले लो। ठीक, तो कैंप कैंप एक जगह पे, एक प्लेस जहाँ पे क्या होता है कि वो सीआरपीएफ के जवान सब रहेंगे, इनको हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। कहीं दंगा होगा इनको उतारा जाएगा, किनको? कहीं पे भी इलेक्शन होगा किसको भेजा जाएगा? कहीं पे कुछ वैसा असामाजिक तत्व लग रहा है कि घटना घट सकती है, उतरता है कौन? सीआरपीएफ। नक्सली सब है, भीतर में घुस के उसको खात्मा करना कौन रहेगा? सीआरपीएफ। इसलिए छत्तीसगढ़ में तुम सुनते हो हर साल 84-85 ऐसे लोगों को मार देता है, कौन? नक्सली। हम एक खरीद लिया, वो वापस कर देंगे, लेकिन अच्छा किताब एक बार पढ़ के देखो, मुझे अच्छा लगेगा वापस। चलिए ठीक भाई, नेक्स्ट है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साइड से बॉर्डर को सिक्योर रखे हुए कौन? हमारा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये रखे हुए, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। थोड़ा सा घुसखोरी का हिस्सा ना इसमें दिखता है बीएसएफ, इसीलिए कभी कभी आतंकवादी सब अपने यहाँ आ जाता है। ये बहुत प्योर नहीं, कौन? बॉर्डर ये देखता है, आर्मी बॉर्डर पे नहीं है, आर्मी इसके साथ है, ये लोग बॉर्डर पे खड़ा है, ये लोग से नहीं संभलता तब आर्मी के पास, देख लीजिए आप लोग, तब आर्मी उतरता है। आर्मी है हर जगह पे, अंदर भी है, यहाँ भी दानापुर कैंट में 1200 आर्मी का जवान है। एक रात तुम यहाँ दंगा करना शुरू करो, आएगा ठोकना शुरू किए, पहले तो पीट के देगा, एक आध गोली तुम उसको चला के दिखा दो कि नहीं मेरे पास भी फुट है वो, उसके बाद तो मार के गिरा देगा तुमको, ध्यान रहे, समझ गए ना? अगर तुम्हें कहा दिखा दिए इसको कि हम भी फुट लिए हुए हैं, एक आध फायरिंग कर दिया तो तुम हुआ था दुर्गा पूजा, जो देख के टूल पे बैठ जाना। हाँ ठीक है, इस पे ध्यान रखना बीएसएफ। अब देखिए एक ऐसे ही एक और डिपार्टमेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड, नामी है कोस्ट मतलब तट, गार्ड मतलब रक्षक, तो भारतीय तट रक्षक बल, इसका फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। ये लोग पानी में, बॉर्डर एरिया में ये सब है, नेवी है सिक्योरिटी के लिए, नेवी बाहर है, मेन जो बॉर्डर पे देखने के लिए है पानी के रास्ते वो आईटीबीपी है, और ऊपर बीएसएफ है, आईटी देख लो। इंडियन कोस्ट गार्ड पानी में, सॉरी इंडियन कोस्ट गार्ड जो आपका है पानी में ये लोग चेक करता है, ये लोग एंट्री एग्जिट सब चेक करेगा, कौन? इंडियन कोस्ट गार्ड। बॉर्डर को बीएसएफ देखता है, बॉर्डर को आईटीबीपी देखता है, बॉर्डर को एसएसबी देखता है। इन सब के साथ खड़ा होता है आर्मी, इसके साथ खड़ा है नेवी, ठीक है, ऊपर से एयरफोर्स सबके लिए हेल्प है, जब जहां मारना हो दे दीजिए, फट से गिराएंगे, एरिया क्लीन करना है सर, नहीं? हाँ? तो तुम्हारा पर्सनल लड़ाई में नहीं आएगा सर, हाँ कंट्री पे आएगा, इन्हें पर्सनल हुआ तब भी बुला लो, चाहे वो बम मार दीजिए उधर संभवी के घर ले लीजिए। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट इन सब के अलावा कुछ और भी स्पेशल फोर्सेज है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW रॉ, सबसे बेस्ट भारत में ये है रॉ। इसमें कोई अलग से बहाली नहीं होता है, आप बिहार पुलिस में भी है, आप सिक्योरिटी गार्ड में भी है, आप ढंग से अपना काम कर रहे हैं, आप फिट हैं, आप उस लायक हैं,
रॉ का कॉल आएगा, आपको बुलाएगा, ट्रेनिंग देगा, आपको अलग अलग देश में भेज दिया, वहां पे आप देश के लिए काम करते रहिए। कौन? रॉ। अगर आप मर गए, शहीद हो गए, मर नहीं गए, इन लोगों पे गलत बात है मर जाना बोलना, अगर आप शहीद हो गए तो आपका नाम भी पेपर में नहीं आएगा, आपको गद्दार घोषित कर दिया जाएगा जी। क्योंकि देश आपका आइडेंटिटी नहीं बताएगा, आपका पहचान नहीं बताएगा, किसी को नहीं, देश कभी मानेगा नहीं, क्योंकि इसमें छिप के काम करना। तो आप इसको भेज दिए हम कहाँ, सऊदी अरब, अरे वहाँ पकड़ा गया तो ना ये बोलेगा कि हम भारत के हैं, इसका फर्जी पासपोर्ट वगैरह बना हुआ होगा, ना भारत बोलेगा वो मेरा आदमी है। क्योंकि किसी शहर के किसी दूसरे देश में तुम इसको अपने आदमी को रखे हो, मतलब जासूसी करवा रहे हो, तो सब देश फंस जाएगा। हर देश का जो ऐसा खुफिया विभाग होता है वो हिडन होता है, किसी को नेम वेम नहीं देता, ये ध्यान रहे। सर दूसरे देश में जाना ही क्यों? अरे वो कल मेरे लिए क्या सोच रहा है, कल मेरे पे हमला करेगा, हम वहाँ रह के पता करेंगे, कुछ यहाँ का आतंकवादी सब भाग जाता बाहर, उसको पकड़ेंगे। कौन मार सकता था? इसीलिए बना रिजाइन मारने के लिए। वो देख के चूज करता ना, ऐसा लोग तो कुछ नहीं कर देते। सर अगर वो चूज किया और हमको ज्वाइन नहीं करना तो सर मत कीजिए, आपकी मर्जी। किसको कौन छोड़ देगा इसको? हाँ? दुनिया में लोग सोचता है रॉ में जाएंगे, उसको पता नहीं कैसे जाते हैं, और आप यहाँ जबरदस्ती क्या कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, ऐसे ही गप कौन करने लगा? रॉ के बाद अलग से सीबीआई, तो खैर तो तुम जानते हो ना, एक डिपार्टमेंट है, पैसा क्वारी करप्शन मारोगे तब आएगा। ऐसे ही डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स, इसका काम है नशा वसा वाला चीज जो अगर आएगा उसको स्टॉप कीजिए। कौन सा डिपार्टमेंट? चलिए, इसी तरीके से डिपार्टमेंट है एनएसजी, एनएसजी और एसपीजी, एनएसजी और एसपीजी, ये दो डिपार्टमेंट। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, एनएसजी, एसपीजी, प्रधानमंत्री वगैरह के साथ तुम देखते हो काला फर्स्ट क्लास बूट हैट लगा के, वो आपको लग रहा होता सज्जन आदमी, उतना है नहीं, उसके हर प्लेस कहाँ कहाँ गन कहाँ चाकू होगा आपको पता नहीं है। और देख लीजिए वो अंदर पहन रखा है, उसके साथ बस ध्यान करता है, हल्का भी हरकत अगर दिखा तुरंत में आपको मार देगा। जो स्पेशल क्लास के हो भारत के लोग, उनको एनएसजी एसपीजी का सिक्योरिटी मिला हुआ, साथ में ये भी काम करता है। जैसे ताज होटल पे मुंबई में हमला हुआ तो उतारा गया किसको? एनएसजी कमांडो को, 5 मिनट में मार के साफ कर दिया इसको। जब राज्य पुलिस वगैरह से नहीं संभलने लगे, राज्य पुलिस हाथ उठा देता है कि हमको दिक्कत हो रहा है। सही में राज्य का पुलिस बेचारा सब जगह भारत में तो ऐसा ही है, शरीर छोड़ के है, क्या करेंगे। लेकिन कुछ लोग ईमानदारी तब भी दिखाते हैं, बट अगर उनसे नहीं संभले तभी सबको उतारा जाता है। एनएसजी, एसपीजी, ये सब पैरा कमांडो का पार्ट है। पैरा कमांडो, एक एक आदमी धारा प्रवाह मारेगा, ठीक है ना। इसका 4-5 को उतार दो और 200-250 को साफ करना हो, क्लीन कर दो, मार दो। वो इतना पीटता है, लोग को पीट के शरीर को तोड़ के वैसा करके बर्फ में ऊपर से फेंक देता है, इधर करता है, तब जाके इन लोगों का शरीर उस टाइप का बनता है हार्ड से। तो तुम्हें पानी से डर रही है, मैं भगवान से और सर रॉ में दूसरे कंट्री में जाते तो वहाँ पे अगर पकड़ा गया तो उसको टॉर्चर भी बहुत किया जाता है। हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन आपको मुंह नहीं खोलना है। अगर खोल दिया तो? खोल दिया तो भारत ठीक है, आप भारत का बेइज्जती करवाएंगे तो सर लेकिन दूसरा ये भी है कि भारत का फिर कोई दूसरा रॉ एजेंट आपको मार देगा बाद में। अभी तो कोई नहीं खोला। नहीं, दूसरे कंट्री का नाम ले लेगा तो दूसरे कंट्री का नाम ले लेगा तो कौन ले लेगा? कहाँ से ले लोगे? तुम्हारे पास रहेगा वो बना हुआ कार्ड तब ना, जिस कंट्री में तुमको भेजा वहीं का बना देगा तुम्हारे लिए सब कुछ डुप्लीकेट। समझ गए ना? ये भारत का पूरा सिक्योरिटी है, ध्यान रखिए। तो आर्मी को कितने रेजिमेंट में बांटे थे? 18। सबसे पुराना कौन था? मद्रास रेजिमेंट। मद्रास रेजिमेंट रहेगा ध्यान ना। अलग अलग पर्पस के लिए रेजिमेंट होता है, वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, ये सब। चलिए, जय हिंद।